Hello everyone, welcome to Computer Science and IT Gate Coaching. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the instant notification of my free lecture. So this is about me. I am a computer science gate faculty having more than 5 plus of teaching experience, mentored more than 50,000 students, taught in different coaching institute all over India. Okay, it's like the Gate Academy, even qualified multiple times Gate, and even I have given the coaching in many government colleges as well as in many private colleges. Like in SRM Chennai, I have given coaching. CAT Bhubaneswar, I have given. BC Bhagalpur, Jorhat College of Engineering, Guwahati University, Dibrugarh University, Government College of Engineering and Technology, Jammu, Ramgarh Engineering College. Okay, these are the colleges where I have went and I have given the coaching. Going to start travel traveling salesman problem, TSP. TSP. ओके, तो जो क्लास में है थोड़ा हाई लो कर लीजिए. ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. कैन यू प्लीज से हाई हेलो. ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ये हमारा एकदम रियल टाइम प्रॉब्लम की तरह है. ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जैसे मैं आपको बोलूं कि आप अब धर लीजिए आप कोलकाता में, तो आपको कोलकाता से बैंगलोर जाना है, पुणे जाना है. ठीक है, धर लीजिए बैंगलोर बैंगलोर जाना है, पुणे जाना है. ठीक है, आप घूमने ही निकले, इंडिया का टूर के लिए निकले, तो फिर आपको हैदराबाद भी जाना है. ठीक है, फिर धर लीजिए आपको झारखंड भी जाना है, जम्मू भी जाना है. कोलकाता से आप निकले, कोलकाता से आप निकले, आपको क्या इंडिया का टूर करना है. आपको क्या इंडिया का टूर करना है, तो कोलकाता से आप टूर कर रहे हैं. तो टूर कर देखिए आप सारी जगह डायरेक्टली भी जा सकते हैं. तो यहाँ पे क्या रहता है ना, कंप्लीट ग्राफ की तरह है. मतलब यहाँ से इसका भी एज रहेगा, यहाँ भी एज रहेगा, ठीक है, यहाँ भी एज रहेगा, यहाँ भी एज रहेगा. ठीक है, पर इसका भी एज रहेगा. मतलब आप सब जगह जा सकते हैं कंप्लीट ग्राफ की तरह. हर वर्टेक्स से सारे वर्टेक्स पे एज रहेगा. फिर यहाँ से है, इसके पास भी जा सकते हैं, इसके पास भी जा सकते हैं. तो ये क्या है ना, इस तरह करके आप दे दीजिए, इस तरह करके बाई डायरेक्शन, क्योंकि आप इधर भी जा सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं. रुकिए, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, इसका मैं अनडायरेक्टेड पहले बनाता हूँ, फिर मैं डायरेक्शन दे दूंगा, फिर मैं डायरेक्शन. तो ये रियल टाइम यूज जैसा ही प्रॉब्लम है. ठीक है, इससे कनेक्टेड हो गए, ये इससे हुए, इससे भी है. ठीक है, ऐसे हो गए. फिर सारा कनेक्टेड हुआ क्या. देखिए यहाँ से इसको किए, इसको किए, और इसको इसको भी किए, इसका, हाँ ये चार, ये भी चार, हाँ सब सारे कनेक्ट हो गए. तो सारे वर्टिसेस कनेक्टेड. अब देखिए यहाँ मैं डायरेक्शन दे देता हूँ, बोथ डायरेक्शन. मतलब कोलकाता से बैंगलोर भी जा सकते हैं, बैंगलोर से कोलकाता भी जा सकते हैं. तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपको दोनों डायरेक्शन है. ठीक है, तो जैसे टू वे रोड होता है, इधर से जा भी रहे उधर से भी लोग आते हैं, जो वो प्रोसेस है. यहाँ पे वन वे रोड नहीं है, टू वे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है कि आपको कोलकाता से ये सारे स्टेट को कवर करना है. कोलकाता से आप बैंगलोर घूमिए, पुणे घूमिए, झारखंड घूमिए, हैदराबाद घूमिए, अब सारी सिटी को घूमिए, इंडिया के जितने. मैं तो अभी तीन ही चार लिया हूँ, क्योंकि मुझे बनाने के लिए बहुत जगह स्पेस लग जाता. तो पूरा ये रियल टाइम ही प्रॉब्लम है. तो आपको बैंगलोर घूमना है, पुणे घूमना है, झारखंड घूमना है, हैदराबाद घूमना है. तो आप कैसे घूमेंगे, कैसे घूमेंगे जिससे आपको कॉस्ट मिनिमम लगे, मिनिमम कॉस्ट. क्योंकि ये सब का जो, अगर कोलकाता से बैंगलोर जाएंगे तो उसका कॉस्ट एसोसिएटेड है. जैसे थ्री लगा, मैं छोटा नंबर ले रहा हूँ, मतलब 3K, 4K, 2K, ऐसे कुछ. तो इस तरह आपके कुछ नंबर्स एसोसिएटेड है, इस तरह आपके कुछ नंबर्स एसोसिएटेड है. ठीक है, मतलब कॉस्ट एसोसिएटेड, मैं सारा नहीं लिख रहा हूँ. यहाँ ट्रैवलिंग सेल्समैन का प्रॉब्लम क्या, यहाँ तो ऐसा ट्रैवलिंग सेल्समैन मतलब होता है कि आपको यहाँ पे एक सेल्समैन है जिसको सारे सिटी में ट्रैवल करना है. मैं तो अलग अलग स्टेट ले लिया, सारे सिटी ट्रैवल करना है, फिर वापस उसको कोलकाता ही आना है. मैं कोलकाता में रहता हूँ, मुझे सारा इंडिया, मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ रियल टाइम से. आपको पूरा इंडिया टूर करना है, मैंने इंडिया टूर में आपको बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, झारखंड लिया. तो आपको कोलकाता से बैंगलोर भी घूमना है, पुणे भी घूमना है, झारखंड भी घूमना है, हैदराबाद भी घूमना है. तो आप किसी भी अगर शहर को और घूमना चाहोगे तो उस पर दो बार तो नहीं जाओगे ना. आप यहाँ से डायरेक्ट बैंगलोर गए, फिर तो दोबारा पुणे से बैंगलोर नहीं ना आएंगे, क्यों, घूम लिए वो. एक बार कोई सिटी हम घूम चुके हैं, कोई स्टेट घूम चुके हैं, तो दोबारा नहीं घूमना है. ठीक है,
तो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमको कोलकाता से सारे सिटी घूमना है, एक ही बार घूमना है, बार बार नहीं घूमना है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा इनकर हो जाएगा, और वापस घूम के हमें कोलकाता ही आना है। समझ में आया? वापस घूम के हमें कोलकाता ही आना है। क्लियर है? ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्लियर हुआ? तो आपका ये रियल टाइम क्या, आपको कोलकाता से इंडिया टूर घूमना है, आपको मिनिमम कॉस्ट लगना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट, पैसा कम लगे, सबसे मेन तो हम लोग का ये है ना कि घूमने निकले तो पैसा कम लगे, कम पैसे में ज्यादा जगह घूम लिए। तो हमें सारा जगह में घूमना है, सारे जगह से एक दूसरे का पाथ है, तो हमें क्या यहाँ से पता करना रहता है कि हम कोलकाता से सारे जगह कैसे कम पैसे में घूम सकते। क्लियर है? चलिए अब मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं जो इसका एक्चुअल स्टेटमेंट है। सो लेट अस एज्यूम दैट जो ट्रैवलिंग यहाँ क्या सेल्समैन रहता है, सेल्समैन को सिटी विजिट करना रहता है। So let us assume that we have we have five cities. We have five cities. We have five cities, and all these cities are connected. सारे cities क्या है? Connected है. All cities are connected. ठीक है? Through a road और through a कुछ भी आप लिख दीजिए. Through a road, and let us assume let us assume here that every city so let us assume that we have five cities and all the cities are connected through a road, and let us assume that every city is connected, is every city is connected to 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 every other city, हर सिटी कनेक्टेड है हर दूसरे सिटी पे। here every age have some weight associated some weight associated associated to it, that is cost। वेट क्या है? कॉस्ट। ठीक है, चलिए हो गया होगा तो डन बोल दीजिएगा। तो इस तरह करके जैसे आपका बना हुआ था, तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सो आवर प्रॉब्लम इज टू, उधर लीजिए, यहाँ से हम जा रहे हैं, ट्रैवलिंग सेल्समैन यहाँ से। तो आवर प्रॉब्लम इज टू विजिट ऑल दी सिटी फ्रॉम ए। So our problem is to visit all the city from A and to come back to and to come back to own city, that is A, और फिर वापस A पे आना। ठीक है, we should not visit, हमें एक सिटी में दो बार नहीं विजिट नहीं करना। we should not visit one city more than once more than once। अब देखिए, अब इसका बताइए, हाउ वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट हाउ वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट, कैसे हम कर सकते हैं बताइए तो। कैसे, कोई एल्गोरिदम आपको समझ में आ रहा है जिस तरह अगर हम लोग अप्लाई करें तो कॉस्ट को रिड्यूस कर दें? एनीवन गेटिंग एनी एल्गोरिदम that so that we can minimize the cost and we can visit all the other cities, and every city is having incur some cost associated with that? किसी को कोई आ रहा है आइडिया कि कैसे हम सारे सिटी को घूमे? ये कितना अच्छा है अगर आपको इंडिया का टूर, ये प्रॉब्लम आप गेट एग्जाम के बाद घूमने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि आपको यहाँ घूमना है, तो आप कैसे घूमे जिससे आपको खर्च कम लगे। ठीक है, गेट एग्जाम के बाद घूमने निकलिए, ऑल पेयर फ्लोइड पर्सन क्या शॉर्टेस्ट पाथ बताते सारे एक दूसरे के एजेस से।
एक दूसरे के एजेस से, लेकिन आपको तो ये नहीं ना पता चलेगा ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ पाथ। मतलब ये क्या हो गया, एक पाथ बताना। जैसे आप ए से शुरू किए, तो आप पहले ए से कहाँ जा सकते हैं, पहले ए से आप बी के पास जा सकते हैं। ए है, ए से आप बी के पास गए। मल्टी स्टेज ग्राफ से भी नहीं होगा यहाँ। बी गए, मल्टी स्टेज ग्राफ क्या था कि एक तरफ इधर ग्राफ रहेगा, फिर सारे एजेस राइट साइड में रहेंगे, स्टेज वन स्टेज टू करके रहेंगे, स्टेज वन से ही स्टेज टू में एज रहेंगे। फिर बी से सी के पास जाएगा, सी से अगर आप सी के पास गए, फिर डी की वजह से मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ आपने ए से स्टार्ट किए, फिर आपको ए के पास ही आना है। तो और क्या बचा है, यहाँ बी बचा है, सी बचा है, डी बचा है, ई बचा है। ठीक है, मल्टी स्टेज इज बाई बट नहीं नहीं नहीं, बाई बार्टेट का अलग है। बाईपार्टाइट ग्राफ अलग है, ग्राफ थ्योरी में पढ़िएगा। एक वो उसको बाईपार्टाइट ऐसे रहता है कि दो पार्ट में उसको वर्टिसेस को डिवाइड करना, कि सारे वर्टेक्स का एज इस तरह हो। ठीक है, इधर से सब वर्टेक्स का एज अगर ले तो इधर चल जाए, वो हो जाएगा बाईपार्टाइट। मल्टी स्टेज में क्या था कि एक स्टेज इधर रहा, फिर दूसरा स्टेज इधर, फिर तीसरा इधर से इधर एज रहेगा, फिर इधर से इधर एज रहेगा, फिर इधर से इधर रहेगा, सोर्स एक ही रहेगा और डेस्टिनेशन एक ही रहेगा सब मिलकर। हाँ, अलग कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, आपको क्या पाथ पता करना है कि आप ए से शुरू करें और फिर ए के पास ही पहुंचे। सिटी ए से शुरू किए, सिटी ए के, तो आप देखिए कैसे पहुंच सकते हैं। बी सी डी के पास पहुंचे, फिर आप सी के पास जा सकते हैं, क्योंकि सबके पास डायरेक्ट एज है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। डी फिर ई फिर डी, ऐसे करके जा सकते हैं। तो मतलब यहाँ क्या है आपके पास, अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे क्या बताना, मतलब इन परमुटेशन आप कितने बार कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो आपके टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो गए, ए को छोड़ के n माइनस वन। आपको टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे अगर आप ब्रूट फोर्स मेथड यूज करेंगे। ये हम लोग ब्रूट फोर्स मेथड देख रहे हैं, जिसको हम एग्जॉस्टिव, पहले हम लोग हमेशा ब्रूट फोर्स देखते हैं, एग्जॉस्टिव सर्च। कि अगर एग्जॉस्टिव सर्च जनरल, जो अब देखिए जिसको एल्गोरिदम नहीं आता है, जो जैसे कोई जनरल आदमी है जो पढ़ा नहीं है कंप्यूटर साइंस या फिर, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा यार मैं सारा पॉसिबिलिटीज ले लेता हूँ पाथ का, यहाँ से बैंगलोर जाएंगे, फिर बैंगलोर से उधर, इसमें से देखेंगे कि जिसमें मिनिमम कॉस्ट रहेगा वो हम लोग, तो इसमें टाइम बहुत लग जाता है। एंड वी आर इंजीनियर्स, हमें तो पता है एल्गोरिदम, तो हम तो यूज करेंगे। तो यहाँ क्या n माइनस वन फैक्टोरियल आपका लग जाएगा। आपको पता है n माइनस वन फैक्टोरियल, इट इज n फैक्टोरियल। सो बिगो इट इज गोइंग टू बी n फैक्टोरियल विच इज गोइंग टू बी वेरी बिग नंबर। कितना बड़ा नंबर है ये, कितना ज्यादा टाइम लेगा। जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा, 5 बढ़ाया तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 6, ये सब बहुत बड़े नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं सिटी कर दिया इंडिया में 28 सिटी, अगर मैं मान लूं 28 फैक्टोरियल, कितना मैं कैलकुलेट करूं कि घूमने जाऊं। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव सर्च यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपोनेंशियल से भी ज्यादा। आपको पता है कि n ये बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत ग्रेटर है बिगो 2 टू द पावर n से, एक्सपोनेंशियल से भी ज्यादा है, एक्सपोनेंशियल से भी ज्यादा है। ठीक है ना। सो आप लिख लीजिए एग्जॉस्टिव सोर्स और ब्रूट फोर्स मेथड में क्या हो रहा है। देखिए, मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको नोट्स दे देता हूँ। एग्जॉस्टिव सर्च, ब्रूट फोर्स मेथड आपको पूछते हैं, एग्जॉस्टिव सर्च और ब्रूट फोर्स मेथड एक ही है, ब्रूट फोर्स मेथड। तो एग्जॉस्टिव सर्च और ब्रूट फोर्स मेथड क्या बोलते हैं कि यहाँ से क्या हमें पूरा घूमना है। तो हेयर वी आर गोइंग टू गेट, हेयर वी आर, हेयर इफ वी हैव, हेयर इफ वी हैव, हेयर इफ वी हैव in nodes, so here if we have in nodes, then we will have, then we have n minus वन परमुटेशन। n माइनस वन हमारे पास क्या रहेगा, परमुटेशन रहेगा, परमुटेशन। therefore n minus one possible paths are possible, therefore n minus one factorial ways we can visit, ways we can visit all the city, all the city, and come back to, and come back to a, और ए के पास फिर आना है। सो देयरफॉर इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देयरफॉर इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज, देयरफॉर इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज big ऑफ n फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमने तो देखा एग्जॉस्टिव सर्च कर रहे हैं तो n फैक्टोरियल टाइम लग रहा है। अब हम लोग देखेंगे क्या हम यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई कर सकते हैं कि। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास ऑप्टिमल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऑप्टिमल स्ट्रक्चर क्या है, बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर पा रहे हैं। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है तो फिर देखते हैं क्या रिकरेंस इक्वेशन है कि नहीं। रिकरेंस इक्वेशन होने के बाद क्या ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है कि नहीं। तो पहले देखते हैं हम लोग कि ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है कि नहीं।
ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या इसमें ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है कि डिटेक्टिंग ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है कि, ठीक है। सो और मैं एक ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, ग्राफ बना देते हैं। तो आप इसे एज्यूम कर लीजिए, लेट पहले ग्राफ बना देते हैं फिर एज्यूम करेंगे। टी हम एज्यूम करेंगे टूर की तरह, तो एक ग्राफ बना लेते हैं, जैसे छोटा लेते हैं ताकि सब समझ में आपको 1 2 या 3 या 4, ठीक है। देखिए ये टू वेज रोड है, बोथ डायरेक्शन आप जा सकते हैं, टू वेज रोड है। दिस एज represent this age represent that that it is that it is having that it is having double that it is having double age एग्जाम्पल। देखिए यहाँ मैं डबल एज बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों का कॉस्ट एक ही होगा, 2 से 4 गए तो कॉस्ट कुछ और हो सकता है, 4 से 2 जाने के कॉस्ट कुछ और हो सकता है, बस ये बता रहा है कि दोनों तरफ डायरेक्शन है, आप 2 से 4 भी जा सकते हैं, नोट 2 से नोट 4 के पास भी और 4 से 2 के पास भी, ठीक है। डबल एज एग्जाम्पल एग्जाम्पल एज फ्रॉम 2 to 4 एंड 4 to 2, 2 से 4 और 4 से 2, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब इसका कॉस्ट मैट्रिक्स भी लिख देते हैं। कॉस्ट मैट्रिक्स यही आपको बताएगा कि 1 से 2 पे जाने का कॉस्ट कितना है, 2 से 1 पे जाने का कॉस्ट कितना है। तो मैं यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको गेट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपसे पूछेंगे कि कैसे आप कर सकते हैं कम पैसे में सारे जगह आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। 1042 1205 3410। चलिए हो गया होगा तो डन बोल दीजिए। देखिए देखिए ये सिमेट्रिक नहीं है, 1 से 4 के पास जाएंगे तो कॉस्ट 3 लग रहा है, 4 से 1 भी कॉस्ट है ये। देखते हैं 3 से 2 2 है, 2 से 3 देखिए, 2 से 3 के पास जा रहे हैं तो कॉस्ट 4 रुपए लग रहे हैं, और 3 से जब 2 के पास जा रहे हैं तो कॉस्ट 2 लग रहे हैं, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना, सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का एज का वेट सेम होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका ये था, आप पहले आप एज्यूम कर लीजिए टी आपका टूर है, लेट टी रिप्रेजेंट लेट टी रिप्रेजेंट टूर, ये टूर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक टूर है, ठीक है। तो आपको आप एज्यूम समझ लीजिए, स्टार्ट नोड एक 1 है, स्टार्ट नोड आप समझ लीजिए, स्टार्ट नोड बी 1, एंड वी हैव टू विजिट विजिट कौन सा नोड विजिट करना है हमें, 2 3 4, ठीक है, 2 3 4। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, तो टी आपको 2 है, टूर स्टार्ट होगा नोड 1 से, आपको विजिट करना है 2 3 4, ठीक है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, 1 से 2 के पास जा सकते हैं, फिर 2 से आप फिर अब 2 से टूर शुरू करेंगे, 2 से, और अब कहाँ जाएंगे 3 4, देखिए। फिर आप 1 से डायरेक्टली 3 के पास भी जा सकते हैं क्योंकि सारे का एज है, एज वेट है। फिर आप क्या कर सकते हैं, टूर शुरू करेंगे 3 से और 2 और 4 के पास जाएंगे, देखिए। देखिए हम बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए आपको पहले 1 से 2 3 4 के पास जाना था, फिर वापस 1 के पास आना था। तो आप क्या कर रहे हैं कि सर मैं 1 से 2 के पास जा रहा हूँ, 2 से फिर रिमेनिंग जो वर्टिसेस है जो मैं मिस कर रहा हूँ सिटी 3 4 3 के पास चल रहा हूँ, फिर 1 से मैं 3 के पास जा रहा हूँ, फिर 3 से मैं 2 4 के पास चल जाता हूँ, और आप 1 से डायरेक्टली 4 के पास भी जा सकते हैं, फिर टूर से आप टूर करेंगे कहाँ से, 4 से आप कहाँ जाएंगे, 2 3 के पास चले 2 3, फिर वापस देखिए हमेशा वापस आपको फिर 1 के पास ही आना है, ऐसा नहीं कि 4 से आप टूर कंप्लीट कर लिए 2 3 का तो फिर वापस आप 4 के पास आएंगे, नहीं। 4 से भी टूर शुरू हुआ, अगर 4 से भी यहाँ से हम कर रहे हैं टूर, तो फिर वापस 1 के पास ही आना है। और ये जो 3 हमें पॉसिबिलिटीज मिला, इसमें जो मिनिमम रहेगा वो हम ले लेंगे। देखिए हम डिवाइड कर पा रहे हैं,
we are able to construct a optimal substructure, means we are dividing the bigger problem into sub problem, बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। चलिए ये भी हो गया होगा तो बोलिएगा। अब देखिए, अब इसको करने के लिए इसका 1 2 का तो वैल्यू हमें डायरेक्ट दिया हुआ है। 1 2 का कॉस्ट हमें क्या दिया है, आप ग्राफ में देखिए। 1 2 का कॉस्ट आपको 1 दिया है, 1 3 का कॉस्ट आपको 2 दिया है, 1 2 का 2 दिया है, 1 4 का 3 दिया है। 1 4 नहीं, ये एग्जॉस्टिव सर्च नहीं। आप देखिए यहाँ हम ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर कर रहे हैं, हम सारा पाथ को कंसीडर थोड़ी कर रहे हैं। ऐसा कि एग्जॉस्टिव सर्च किस तरह हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिएगा, अभी देखिएगा। फिर टूर 2 से शुरू करेंगे ना, टूर 2 से शुरू करना है। कहाँ जाना है हमें, पहुंचना क्या है, 3 4। 2 से कहाँ पहुंचना है, 3 4। तो यहाँ क्या कर सकते हैं आप, मिनिमम ले लीजिए। आपका क्या हो सकता है, 2 से आप 3 के पास चल जाइए, या फिर 2 से आप 4 के पास चल जाइए। फिर 3 से आप क्या करेंगे, टूर शुरू होगा 3 से, आपको विजिट करना है 4। ठीक है, आपको विजिट करना है 4। तो ये मुझे लग रहा है कट गया होगा। हम्म, देखिए, तो मिनिमम ले लीजिए आप। 2 से 3 के पास जाइए, फिर टूर शुरू कीजिए 3 से 4 के पास चल जाइए, या फिर 2 से आप 4 के पास जाइए, फिर 4 से आप टूर शुरू कीजिए, 4 से आप वापस कहाँ चले जाइए, 4 से आप 3 के पास चले जाइए। अब देखिए, ये इसको 2 3 आपका क्या है, 2 3 है आपका 4, 2 4 है आपका डायरेक्ट है, 2 4 एज है 2। अब ये 3 से आप 4 के पास जाएंगे, 3 से आप 4 के पास जाना है, ये आपका होगा। 3 से आप 4 के पास चल गए, फिर 4 से आप टूर आपका होगा, 4 से आप सेट खत्म, सेट एम्प्टी हो गया, ये एम्प्टी हो। ठीक है, ये एम्प्टी मतलब क्या, 4 से अब आपको फाइनल स्टेट जाना, 4 से आपको फाइनल स्टेट जाना, मतलब ये फाइनल स्टेट नहीं, सॉरी, जो आपका जहां से आप शुरू किए थे, जहां से आप शुरू किए थे, मतलब 1 के पास जाना है। फिर आपका टी ऑफ टी ऑफ 4 3, टी ऑफ 4 3, टी ऑफ 4 3, हाँ इनिशियल। सो 4 से 3 गए, फिर 3 से आप सेट सेट खत्म, हाँ सोर्स, वेरी गुड, जहां से शुरू किए। तो 3 से 4, आप 3 से 4 का आपका कॉस्ट कितना है, 3 से 4 है आपका कॉस्ट 5, एंड 4 से 3 है आपका कॉस्ट 1। ठीक है, अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 5 5 प्लस टी ऑफ 4 टू 1, एक ही है। ठीक है, तो 5 प्लस 4 से 1 कितना हो रहा है, 4 से 1 3, ये हो गया आपका 8, और ये हो गया 4 से 3 हो गया आपका, 4 से 3 हो गया 1, और ये 3 से 1, 3 से 1 हो गया 1, 4 से 3 1, 3 से 1 भी 1, तो ये हो गया 2। तो यहाँ 3 से 4 में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 8, यहाँ हो गया 4 से 3 आप कर दीजिए 2, तो यहाँ मिनिमम हो गया 4, तो ये हमें मिनिमम दे रहा है 4। ठीक है, 2 से 3 4 हमें मिनिमम दे दिया 4, तो 2 से 3 4 हमारा मिनिमम दे दिया 4, ये हो गया 4। ठीक है, क्लियर है ना। अब इसी तरह हम टी से 3 2 4 करें, 3 से 3 2 4, तो टी से 3, इसमें क्या हो सकता है, इसमें हमें मिनिमम लेना है। तो ये मैं अपना ये देखूं ग्राफ, आपको क्या करना है, आपको 3 से आप 2 के पास जा सकते हैं, फिर आप टूर कंटिन्यू करेंगे 2 से 4 के पास, या फिर 3 से आप डायरेक्टली 4 के पास जाइए, फिर टूर कंप्लीट कीजिए 4 से आप 2 के पास, 4 से आप 2 के, 3 से 2 गए, 3 से 4 गए, और फिर टूर कंप्लीट किए 2 से 4, और 4 से गए तो 4 से 2। तो ये 3 से 2 है आपका कॉस्ट, 3 से 2 है 2, एंड 3 से 4 है आपका 5, और फिर टूर कंप्लीट कीजिए आप, टी ऑफ 2 4 आपका क्या होगा। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। आपका टूर होगा, आपका पहले आप डायरेक्ट चल जाइए 2 से 4, 2 से 4, फिर 4 से एम्प्टी, 4 से एम्प्टी, तो 2 से 4, फिर 4 से 1, तो 2 से 4 है आपका, 2 से 4 है आपका 2 कॉस्ट, एंड 4 से 1 है आपका 3, ये हो गया 5। ठीक है,
कहीं वैल्यू में कुछ गलती अगर हुआ तो बोल दीजिएगा, ठीक है ना। कि इसमें सिली मिस्टेक होने की चांसेस रहती है, आप टेबल गलत देख लिए तो गलत हो सकता है। 4 से 2 गए, फिर आप 2 से कहीं नहीं बचा, सेट खत्म। तो ये हमारा बेस कंडीशन है, ठीक है, ये हमारा बेस कंडीशन है जब सेट एम्प्टी हो जाता है। जब हम चार सारे सिटी विजिट कर लिए, अब हमें कोई सिटी विजिट नहीं करना है, तो कम बैक टू योर कोलकाता और कम बैक टू योर ए। ओके, यहाँ 1 है, तो ये 4 से 2 है आपका, 4 से 2 है आपका 4, एंड 2 से 1 है आपका 1। ये हो गया 5, दोनों में 5 ही आ रहा है, यहाँ भी हो गया 5, यहाँ भी हो गया 5। सो ये 5 to 7, सो मिनिमम हो गया हमारा 7। सो 3 से 2 4 हमारा हो जाएगा 7। 3 से 2 4 हमारा हो गया 7। 3 से 2 4 हो गया हमारा 7। अब यही लीड कर रहा है हमें कि पहले 1 से 2, फिर 2 से 3 4। अब हम 4 से 2 3 करते हैं, 4 से 2 3। तो टूर आपको करना है 4 से 2 3, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, मिनिमम लीजिए। पहले आप 4 से 2 चल जाइए, या 4 से 3 चल जाइए। फिर जो बचा 2 से आप क्या कीजिए, टूर कीजिए 3 के पास। यहाँ पे टूर कीजिए 3 से 2 के पास, ठीक है। सो 4 से 2 तो डायरेक्ट है एज। 4 से 2 है हमारा 4, एंड 4 से 3 है हमारा 1। 4 से 3 है हमारा। अब टूर करना है हमें 2 से 3, तो इसमें हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं 2 से 3, फिर 3 से 1। 2 से 3 है हमारा, 2 से 3 है 4, 2 से 3 है हमारा 4, एंड 3 से 1 है हमारा, 3 से 1 है हमारा 1। ये हो गया हमारा। तो 2 से 3 हो गया हमारा 5, एंड 3 से 2 जाना है। 3 से हम 2 चले गए, 2 से हम 1 चले गए। 3 से 2 हमारा हो गया 2, फिर 2 से 1 हो गया हमारा 1। ये हो गया हमारा 3। तो ये हमारा मिनिमम हो जा रहा है 4, मिनिमम हो जा रहा है हमारा 4। 1 + 3 = 4। ये हो गया आपका 4। तो आपका मिनिमम कितना हो गया, ये 5। सो मिनिमम आपका हो गया 5। तो इसका मतलब है कि आपको जैसे टूर करना था, तो आप कैसे टूर करेंगे, पहले आप 1 से 2 जाइए। 1 से आप 2 जाइए। 1 से 2 का कॉस्ट कितना है, 1 से 2 का कॉस्ट है 1। फिर आपको 2 से 3 4 करना है। 2 से 3 4 में आपने कौन सा कंसिडर किए, 2 से 3 4। 2 से 3 4 में यहाँ 4 आया था, आपने ये किया, मतलब 2 से आप 4 जाएंगे, 2 से आप 4 जाएंगे, 2 से अब आप 4 जाएंगे, ठीक है। 4 गए, 2 से 4 कॉस्ट कितना है, 2 से 4 कॉस्ट 2 है। फिर 4 से आप कहाँ जाएंगे, 4 से आप 2 से 4 गए, 4 से आप 3 गए, 4 से आप 3 गए, 4 से आप 3 गए। 3 का कॉस्ट कितना है, 4 से 3 1। फिर 3 से आप 1 गए, 3 से आप 1 गए, कॉस्ट है 1। 3 से 1 गए, कॉस्ट है 2 3 4 5, कॉस्ट 5। ये हो गया आपका पाथ। सारा पाथ हमने नहीं कंसिडर किए, एग्जॉस्टिव सर्च की तरह नहीं है। हम समझ में आ रहा है ना, ये एग्जॉस्टिव सर्च की तरह नहीं है। देखिए यहाँ पे कितने प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप देखेंगे ये यहाँ एक अगर फंक्शन कॉल की देखें तो इससे कॉल किए, फिर 3 हुआ, 3 4 5 3 4 5 6 7। तो ये ज्यादा नहीं है, n फैक्टोरियल नहीं हो रहा है, n फैक्टोरियल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। एग्जाम में आप इसी तरह कीजिए, इससे आपको आंसर फास्ट मिल जाएगा। चलिए, क्लियर है सभी को। सो ट्रैवलिंग सेल्स प्रॉब्लम हम लोग इस तरह करेंगे। यहाँ से इसे जाना था, तो यहाँ पे हमने देखा हमारे पास ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्या किए थे, इनिशियली वी हैव डिवाइडेड, इनिशियली वी हैव रिटेन मेन प्रॉब्लम। हमने क्या किया, रिटेन किए, वी हैव रिटेन द मेन प्रॉब्लम, वी हैव रिटेन द मेन प्रॉब्लम, वी हैव रिटेन द मेन प्रॉब्लम इनटू 3
इंटू 3 सब प्रॉब्लम, इन सब प्रॉब्लम में हमने लिख दिए इंटू 3 सब प्रॉब्लम। देयरफॉर देयरफॉर we are having a therefore we are having a we are having a optimal substructure, optimal substructure। इसलिए हमारे पास क्या है, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है। therefore we are having a optimal substructure। अब ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें हमारे पास रिकरेंस इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, अब हम रिकरेंस इक्वेशन देखेंगे। तो बेस कंडीशन हमारा क्या था यहाँ पे, बेस कंडीशन हमारा क्या था, जैसे आपको ई से आप 4 से 5 जा रहे थे, ये सब आपका बेस कंडीशन था। ये 4 1 एक ही है। एग्जाम में आप जैसे मैं यहाँ 4 से 5 लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में जब करने रहे ना तो आप 4 से 5 मत कीजिए, 4 से 1 कीजिए, ऐसे टाइम बचेगा एग्जाम में। यहाँ क्या अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको क्लियरिटी हो इस टॉपिक का, इसलिए 4 से 5 कर रहे हैं, फिर हम 4 से 1 कर रहे हैं। आप एग्जाम में डायरेक्टली सेट खत्म होने वाला 4 से 1 कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे देखने कि हमारा बॉटम अप कैसे करेंगे, रिकरेंस इक्वेशन है कि नहीं। अब हम लोग ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर देख लिए, रिकर्सिव इक्वेशन देखेंगे। रिकर्सिव रिकर्सिव इक्वेशन, इसी तरह आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में वो हमें आपको बता दिए अभी। अब आप देख रहे हैं अब आप देख रहे हैं कि कैसे हम इसे लिखेंगे रिकर्सिव इक्वेशन। सो वी कैन राइट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, वी कैन राइट दी, यहाँ से थोड़ा टॉपिक में थोड़ा डिफिकल्ट चीजें आएंगी, क्योंकि एग्जाम में तो उससे हो जाएगा, लेकिन इसका रिकर्सिव इक्वेशन क्या है, गेट एग्जाम में रिकर्सिव इक्वेशन भी पूछते हैं, वो एक ब्लैंक छोड़ देंगे, बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, वो सब जगह गलती हो सकती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, ये सब हम लोग को पता करना है। ठीक है, वी कैन राइट दी रिकर्सिव, वी कैन राइट दी recursive equation, we can write the recursive equation as shown below। ठीक है, हम रिकर्सिव इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, जैसे अगर ट्रैवलिंग सेल्स प्रॉब्लम है, आप नोड स्टार्ट किए आई से, आपको सेट विजिट करना है जो एस में, आप क्या करते हैं, मिनिमम लेते हैं, जो जो इस सेट में रहता है आप सबको ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ जे बिलोंग्स टू एस, जो जो नोड है इसमें आप सब पे जाइए। ठीक है, आई से आप पहले जे के पास जाइए, फिर आप क्या कीजिए, टूर जे से शुरू कीजिए, और सेट एस में से सिर्फ आप जे हट जाएगा, जे हट जाएगा, जे हट जाएगा, क्योंकि आपने तो यहाँ विजिट कर लिए, तो इस सेट में अब सिर्फ जे नहीं रहा। ये कब होगा, जब एस आपका एम्प्टी नहीं है, जब सोर्स आपका एम्प्टी नहीं है। ठीक है, जब सेट आपका एम्प्टी नहीं है, इट्स नॉट एम्प्टी। अब देखिए, आप यहाँ सोच रहे होंगे सर कि सारे वन से सारे अगर एज में, सारे एज में अगर मतलब आई से जी अगर कोई एज ना रहे, तो अगर एज नहीं रहता है तो क्या क्या होता है वहां पे, एज नहीं रहता है तो वहां पे हमारा फाई आ जाता है, फाई आ जाता है। ठीक है ना, फाई आ जाता है, सॉरी फाइन इन्फिनिटी आ जाता है। मतलब कोई अगर जैसे मैं यहाँ एक ग्राफ बनाया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो अगर कोई डायरेक्ट एज नहीं है, अगर कोई डायरेक्ट एज यहाँ पे नहीं है 1 से 3, तो इसका कॉस्ट क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो अगर उस तरह भी करेंगे तो देखियो इन्फिनिटी आ गया तो वो तो कंसिडर होगा ही नहीं ना, क्योंकि आप मिनिमम ले रहे हैं, तो डायरेक्ट एज वाले तो होंगे ही, इन्फिनिटी यहाँ 5 है या 2 है तो फिर 2 ही लेंगे। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट एज भी रहे ना तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट एज नहीं है तो कॉस्ट इन्फिनिटी हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम, तब भी ये रिकर्सिव इक्वेशन सही रहेगा। क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ अगर हमने सारे नोड का ले लिए जो जे से जे में बिलोंग कर रहे हैं, तो उसमें कुछ कुछ तो कनेक्ट नहीं हो सकते ना, तो हम उस समय उस तरह कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे अगर एस इम्टी रहे, एस अगर इम्टी रहे, सेट इम्टी है, तो डायरेक्ट आई से आप कहाँ चल जाएंगे, 1, आई से 1। तो लेट टी आई एस क्या बता रहा था, लेट टी आई एस डिनोट, डिनोट, चलिए, डिनोट्स दैट we are starting, we are starting at at some node I, हम स्टार्ट कर रहे हैं at some node I, then then we will then we will have a then we will have a then we will have a set of vertices,
उसके बाद क्या होगा हमारे पास सेट ऑफ वर्टिसेस, देन वी विल हैव ए सेट ऑफ वर्टिसेस which are which are not which are not yet which are not yet traversed, जो अभी तक traversed नहीं किए हैं, which is in which is which is in S। देखिए डिनोट कर रहा है that we are starting at some node I, then we will have a set of vertices which are not yet traversed which is in S। जो traverse नहीं किए वो S में रहेगा। now from ith node we have to start and visit all the vertices in S and come back to 1। okay, ये है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ फ्रॉम सो रिकर्सिव इक्वेशन भी हम लोग देख लिए। नाउ फ्रॉम ith node we have to we have to start we have to start and visit all the vertices in S, visit all the vertices in S, and then go back to वापस 1 के। चलिए हो गया होगा, डन बोल दीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे गारंटी नहीं है कि हर एज कनेक्टेड रहेगा, अगर कनेक्टेड नहीं रहा तो वहां पे क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा। सो इट इज नॉट गारंटी, इट इज नॉट गारंटी, इट इज नॉट गारंटी it is not guarantee that that ith vertex is adjacent to to all the vertices to all the vertex in S। but then अगर नहीं कनेक्टेड है, but then दिस इक्वेशन वर्क, आपसे पूछ सकते हैं जब कनेक्ट नहीं है तो कैसे ये इक्वेशन फाइन है, but then this equation work fine because क्योंकि जब कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, if because in case if two vertices if two vertex two because in case if two vertices are two vertices are क्या हो गया, two vertices are not adjacent, अगर adjacent नहीं है, not adjacent, then we are then we are going to get the cost of that age as infinity और infinitely लिख लीजिए, और infinity से। and now that infinity is never going to become minimum, कभी वो मिनिमम होगा ही नहीं। ठीक है, ये सब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस कंडीशन भी हम लोग देख ली। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारे पास ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है कि नहीं। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर देख लिए, रिकर्सिव इक्वेशन देख लिए, अब देखेंगे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ओवरलैपिंग सब, चलिए अब जाते हैं। तो आप शुरू किए T1 से शुरू किए, आपको विजिट करना है 2 3 4। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 1 से अब 2 शुरू किए, अब 1 से 2 के पास डायरेक्ट जा सकते हैं, फिर 2 से मैं यहाँ सिर्फ फंक्शन कॉल लिख रहा हूँ, फिर 2 से अब 3 4 गए, फिर यहाँ आप 2 शुरू किए, 3 से आप गए 2 4। ठीक है, 1 से अब 3 गए, फिर 3 से अब 2 4, फिर और एक क्या हो सकता है, 1 से आप 4 के पास गए, फिर 4 से आप 2 3 के पास गए, 4 से आप 2 3, यहाँ कट जाएगा, इसको थोड़ा मैं और लेफ्ट ले लेता हूँ।
यहाँ ले लेते हैं 2 1 2 3 4। देखिए अब हम लोग रिकर्सिव इक्वेशन लिख रहे हैं इसका। मैं 1 2 ये नहीं लिख रहा हूँ कि 1 से आप डायरेक्ट 2 के पास गए। हम सिर्फ यहाँ रिकर्सिव इक्वेशन दे रिकर्सिव फंक्शन कॉल देख रहे हैं। रिकर्सिव इक्वेशन से रिकर्सिव फंक्शन कॉल क्या क्या होगा, फिर देख रहे हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है कि नहीं। 1 से 2 गए, फिर 2 से आप 3 4 के पास गए, ये एक हुआ। दूसरा क्या हुआ, आप 1 से 3 के पास गए, फिर 3 से आप 2 4 के पास गए, ये हुआ। फिर तीसरा क्या है, आप 1 से 4 के पास गए, 4 से आप 2 3 के पास गए, 4 से आप 2 3, 4 से आप 2 3 के। अब यहाँ क्या है, 2 से आप 3 के पास जा सकते, 3 से आप 4 के पास। तो जब आप 2 से आप 3 के पास जाएंगे तो 3 से आपको कहाँ जाना रहेगा, 4 के पास। और जब 2 से आप 4 के पास जाएंगे तो 4 से आपके पास कहाँ जाना रहेगा, 3। देखिए ये जो एलिमेंट है यहाँ से एक एक करके घट रहा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 से आप कहाँ गए, 2 के पास। 3 से अगर ट्री है तो अगर n नोड्स है, n माइनस वन ही एजेस है, तो पाथ देख लेंगे, पाथ देख लेंगे कैसा जा रहा है। अगर एक ही डायरेक्शन पे है तो हो जाएगा। वो भी बहुत कुछ देखने पड़ेंगे हमें, क्योंकि सारे एजेस से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। फिर 3 से आप 2 के पास गए, फिर 2 से आप 4 के पास जा सकते हैं, 2 से आप 4 के पास जा सकते हैं। फिर यहाँ 4 से आप फिर 2 के पास जा सकते हैं, 4 से आप 2 के, ये हो। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, 4 से आप 2 के पास जाइए, 2 से आप 3 के पास जाइए, दूसरा। अब और क्या हो सकता है, 4 से 3 के पास गए, फिर 3 से आप 2 के पास गए। अब 3 से या 4 के, अब इसमें क्या होगा, 3 से आप 4 के पास जाएंगे, चल गए, फिर 4 से आप कहाँ जाएंगे, 5। फिर यहाँ 4 से 3, फिर 3 से आप कहाँ जाएंगे, 5। फिर यहाँ 2 से 4, फिर 4 से कहाँ जाएंगे, 5। 5 क्या है आपका, कम बैक टू 1। फिर 2 से आप 5, फिर 3 से आप 5, फिर 4 से यहाँ 2 से आप। देखिए अब यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है कि नहीं, तो ये तो ओवरलैपिंग नहीं है, इधर भी ओवरलैपिंग 3 3 नहीं है, 3 2 है, 4 है, 4 3, यहाँ 4 2 है, यहाँ 2 4 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ 4 क्यू, यहाँ भी 4 क्यू, 3 क्यू, यहाँ भी 3 क्यू, यहाँ पे 2 क्यू, यहाँ पे 2 क्यू। बेस कंडीशन वाला रिपीटेशन है, बेस कंडीशन वाला 4 क्यू 2 क्यू, मतलब क्यू क्यू नहीं, एम्प्टी सेट 5, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि आपके ज्यादा ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम नहीं है, तो ज्यादा टाइम हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ही रिड्यूस कर पाएंगे। तो थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होने के, मतलब थोड़ा ही रिड्यूस कर पाएंगे, लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर था, रिकर्सिव इक्वेशन था, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, इसका मतलब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने ये देख लिए, तो अब देखिए यहाँ पे कितने आपको सब प्रॉब्लम्स मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम आपको यहाँ पे मिल गया। टोटल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, टोटल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम यहाँ आपको मिला 15। यूनिक सब प्रॉब्लम आपको कितना मिल रहा है, यूनिक सब प्रॉब्लम, यूनिक सब प्रॉब्लम आपको कितना मिल रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12। यूनिक सब प्रॉब्लम आपको मिल गया 12, यूनिक सब प्रॉब्लम आपको मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपको हमेशा टोटल सब प्रॉब्लम पता करना रहता है। क्यों, क्योंकि टोटल सब प्रॉब्लम जितना रहेगा वही डिसाइड करेगा कि इसका लिए हमारे पास टेबल का साइज क्या होगा, टेबल का साइज क्या होगा, ठीक है। अब टेबल का साइज वो डिसाइड करेंगे, फिर टेबल और जितनी यूनिक सब प्रॉब्लम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के नेबले नंबर ऑफ यूनिक सब प्रॉब्लम इनटू टाइम टेकन रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट वन सब प्रॉब्लम से कर देंगे, तो हमें टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मिल जाएगा। देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिक सब प्रॉब्लम, डायनेमिक में यूनिक सब प्रॉब्लम, नंबर ऑफ यूनिक सब प्रॉब्लम इनटू टाइम टेकन बाय
by each sub problem, by time taken by each sub problem. ये हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो जाता है बॉटम ऑफ डायनेमिक, और उसमें भी सेम ही हो जाता है, क्योंकि ठीक है, ट्री का हाइट, जैसे ये ट्री का हाइट अगर एन तक भी जाएगा तो भी उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टैक के लिए बिग ऑफ एन हो जाएगा, लेकिन एसिम्प्टोटिक वाइज देखते हैं तो यही साइज ज्यादा हो जाता है। तो नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम या फिर जो लीडिंग रहता है वो करते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि कितना यूनिक सब प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है, कितना यूनिक सब प्रॉब्लम है। ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। इतनी दूर तक अगर किसी को डाउट है तो बोलिए, कंप्लीट हो गया है तो भी बोल दीजिए, क्योंकि अब जो पार्ट हम लोग जा रहे हैं देखने, टोटल नंबर ऑफ यूनिक सब प्रॉब्लम, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, थोड़ा डिफिकल्ट है। चलिए, चलिए क्लियर है। आपको देखिए यहाँ पे जो वर्टिसेस है, यहाँ पे जो वर्टिसेस है 2 3 4 है, देखिए n-1 ऑप्शन है यहाँ पे। देखते हैं भास्कर, n-1 यहाँ ऑप्शन है, n-1। फिर यहाँ पर भी 3, इस यहाँ पे जो नोट से आप जा रहे हैं 3 4, फिर 2 4, फिर 2 3, यहाँ भी देखिए n-1 जो है वही ऑप्शन है, उसी में से कोई एक हो रहा है, 3 हुआ या 4 हुआ या 2 हुआ या 4 हुआ या 2 हुआ 3 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 4 3 4 2 2, मतलब 2 3 4 ही आ रहा है, 2 3 4 ही आ रहा है। जो n-1 ऑप्शन है उसी में से कुछ आई पोजिशन में है, उसी में से आई पोजिशन में है, ठीक है। सो एट एवरी लेवल वी हैव आइज, हर लेवल में आइज है, जो हमने यहाँ पे देखे, यहाँ पे देखे 3 2, देखिए 2, हर लेवल में आई है, देखिए 2 3 4, यहाँ आई है 3 4, फिर 2, मतलब 2 3 4 वही है, देखिए। एट एवरी लेवल वी हैव आइज, एंड एट एवरी लेवल, एंड एट एवरी लेवल क्या वैल्यूज है उसमें, एंड एट एवरी लेवल, एंड एट एवरी लेवल वी हैव n-1 वैल्यूज, में कितना है उसके पास, n-1 वैल्यूज है, n-1 वैल्यूज फॉर आई एंड फॉर फर्स्ट लेवल में कितने सब प्रॉब्लम है, एंड फॉर फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल में हमेशा इतने ही होंगे, एंड फॉर फर्स्ट लेवल देयर विल बी ओनली दैट मेनी प्रॉब्लम्स। आप सोचिए फर्स्ट लेवल में कितने प्रॉब्लम्स होंगे, ये आपका है फर्स्ट लेवल, आपका फर्स्ट लेवल में हमेशा ही आपके n-1 सब प्रॉब्लम्स हैं। आई पोजीशन में वैल्यूज कोई भी n-1 होंगे, n-1 वैल्यूज कोई भी वो रखेंगे, हमेशा देखिए 2 3 4 उसी में से कोई एक रहेगा। फर्स्ट लेवल में हमेशा n-1 सब प्रॉब्लम्स रहेंगे, यहाँ 3 4 है, यहाँ 2 4 है, देखिए, क्योंकि एक तो आप पहले से ले लिए थे, 1 से 2 करना है, फिर एक आप इससे अब एक आप इससे लिए और फिर बाकी को कन्वर्ट करना है, तो n-1 2 के लिए फिर किए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए किए, तो यहाँ तो बचा n-1 बचा ना, n-1 सब प्रॉब्लम हो गया, n-1 यहाँ सब प्रॉब्लम हो गया। ये समझ में आया कि नहीं? पहले आप 2 शुरू किए 1 से, बाकी वर्टेक्स में के लिए 2 3 4, फिर आपको 2 से करना है, यहाँ n-1 वर्टिसेस है, 2 से किए 2, फिर 3 से करेंगे 2, फिर 4 से करेंगे। तो फर्स्ट लेवल में हमेशा n-1 प्रॉब्लम्स हो जाएगा, n-1 प्रॉब्लम्स, because because if because if we have because if we have n element, अगर n elements है, if we have n elements, then then the the first element is already taken, first element already taken out, then n-1 elements are remaining, elements are remaining n-1 elements are remaining are remaining n-1 elements are remaining, then each problem then each problem हो गया होगा तो बोलिएगा, अच्छा पहले मैं लिख लेता हूँ, then each problem is resulting
is resulting from choosing one element, choosing one element, choosing one element from n minus वन एलिमेंट, n minus वन एलिमेंट से हम एक एलिमेंट चूज कर, एक एलिमेंट चूज कर, therefore n minus one elements, therefore n minus one elements have to be have to mean, therefore n minus one element have to be true। ठीक है, ये लिख लीजिए पहले पुराना। परम्यूटेशन ऑफ n एलिमेंट्स आर n फैक्टोरियल, वो तो है, लेकिन यहाँ पे हम परम्यूटेशन अभी नहीं कर रहे हैं। परम्यूटेशन तो हमारा ब्रूट फोर्स मेथड में हो जा रहा है। n minus वन एलिमेंट एग्जॉस्टिव सर्च में हमने पहले देख लिए स्टार्टिंग के, स्टार्टिंग में। चलिए ये हो गया है, तो अब ये भी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, ये भी हो गया होगा तो बोलिएगा। अब देखिए पहला लेवल में तो हमें पता चल गया कि n minus वन रहेगा। अब दूसरे लेवल्स में कितने होंगे ये सब हमें पता, दूसरे लेवल्स में कितने। किसी का अगर नहीं हुआ तो कमेंट कीजिएगा, हम चल जाएंगे। नहीं, n minus टू ऐसे करके नहीं होगा भास्कर। देखिए यहाँ पे आपके पास n minus वन था, लेकिन यहाँ के n minus टू, यहाँ तो ज्यादा है ना, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, यहाँ भी ज्यादा हो गया। यहीं पे फर्स्ट लेवल में सिर्फ आपके पास n minus वन प्रॉब्लम्स रहेंगे। देखिए यहाँ पे सेट का साइज देखिए कैसे घट रहा है। यहाँ सेट का साइज था n minus वन एस का, फिर ये n minus टू हो गया, फिर ये क्या हो गया, फिर n minus वन हो गया, फिर ये 2 1, फिर ऐसे ही घट रहा, घटते घटते क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है 5। देखिए पहले ये n minus वन था, फिर n minus टू हुआ, n चार था आपका, चार था, फिर n minus टू हुआ, फिर n minus वन हुआ, फिर ऐसे करते करते 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे n minus टू से, देखिए यहाँ से आप चूज किए ना, ये तीन एलिमेंट्स आप एक एलिमेंट चूज किए, इसीलिए आपको n minus वन है। अब यहाँ से n minus टू से अब आपको क्या चूज करना है, इस सेट बनाना है जिसका साइज कितना है n minus वन। n minus टू से आपको कितने एलिमेंट को चूज करना है, n minus टू से आपको कितने एलिमेंट चूज करना है, एक घट जाएगा तो इसका साइज, सॉरी इसका n minus थ्री होगा, मैं गलती लिख दिया। अब देखिए आपको n minus टू का एक सेट है, उसमें से आपको लेना है कितना एलिमेंट चूज करना है, n minus थ्री। देखिए समझ पा रहे हैं कि नहीं, n minus टू से। अब देखिए पहले साइज क्या था, पहले यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आई का तो आपको पता चल गया हमेशा n minus वन एलिमेंट्स रहेंगे, वैल्यूज रहेंगे n minus वन वैल्यू, लेकिन सेट का वैल्यूज कैसे डिक्रीज हो रहा है। पहले सेट में है, इसमें है n minus वन, ये स्टार्टिंग वाला। फर्स्ट लेवल में क्या हो गया आपके, फर्स्ट लेवल में आपके हो गए इसका n minus टू, सेकेंड लेवल में क्या हो गया n minus थ्री। सेट कैसे रिड्यूस हो रहा है, थर्ड लेवल में हो गए n minus फोर, फिर ऐसे करते करते वो इम्प्टी हो गया, सेट इम्प्टी हो गया। आपको एक सेट है जिसमें n minus टू, फर्स्ट लेवल हो गया n minus टू, आपको n minus टू एलिमेंट से एक सेट बनाना है जिसके अंदर होगा n minus थ्री एलिमेंट। तो कितने कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकते हैं जो n minus टू एलिमेंट से आप n minus टू एलिमेंट से n minus थ्री एलिमेंट को कंबाइन करें। देखिए कॉम्बिनेशन आ रहा है दिमाग में, n minus टू से आपको, n minus टू से आपको चूज करना है n minus थ्री एलिमेंट। इस सेट में आपको n minus टू एलिमेंट था, आपको चूज करना है दो एलिमेंट। कितने वे से किए, दो वे से किए, या मतलब एक एक एलिमेंट चाहिए तो चार हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। उसी तरह आपको यहाँ पे अगर आपके पास, अगर आपके पास यहाँ पे n minus टू एलिमेंट है तो यहाँ कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, n minus टू सी n minus थ्री। आप चूज कर रहे हैं एक सेट जिसमें n minus थ्री रहे, फिर इसमें n minus टू एलिमेंट से आपको चूज करना है n minus फोर एलिमेंट, n minus टू सी n minus फोर। लेकिन आई में आपके कितने वैल्यूज हो सकते, n minus वन। आई में आपके कितने वैल्यू हो सकते, n minus वन। देखिए क्लियर हो रहा है कि नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको पहले ही बोले थे यहाँ थोड़ा डिफिकल्टीज आती है। अगर आपके पास फर्स्ट एलिमेंट से आप शुरू किए तो पहले n minus वन हुआ, ठीक है, फिर दूसरा फर्स्ट लेवल पे, ये जीरो लेवल, फर्स्ट लेवल पे आपके पास कितने सब प्रॉब्लम्स है, सब प्रॉब्लम्स तो आपके पास n minus वन ही है, ये है आपके सब प्रॉब्लम्स। सब प्रॉब्लम फर्स्ट लेवल में आपके पास सब प्रॉब्लम्स है n minus वन, ठीक है। और यहाँ है टी आई एस, यहाँ पे एस का साइज क्या है n minus टू। n minus टू क्यों है,
पहले n-1 एलिमेंट था, फिर एक एलिमेंट ले लिए तो n-2 आ गया, n-2। अब सेकेंड लेवल में आपको फिर एक सेट बनाना है जिसमें n-3 एलिमेंट रहेगा, और चूज कहां से करना है, n-2 एलिमेंट से। तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, n-2 c n3। फिर आपको थर्ड लेवल में n-2 एक सेट है, उसमें से आपको चूज करना है n-4 एलिमेंट, n-4। देखिए सारे कॉम्बिनेशंस हम ले रहे हैं, सारे कॉम्बिनेशंस हम आपके ले रहे हैं यहाँ पे। और i का वैल्यू तो आपको n-1 रहेगा, i का वैल्यूज आपका n-1 होगा। n-1 वैल्यूज को कंसिडर करें जो हमने पहले देख लिया, i को कंसिडर कर लिए, एस को भी कंसिडर कर लिए। तो टोटल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स हमारा, यूनिक सब प्रॉब्लम्स कितने, ये हम यूनिक सब प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम आपके कितने हैं? आपके गेट एग्जाम में ये सब पूछेंगे, कितने सब प्रॉब्लम है, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ सब क्या हो, जैसे पहले था n-1 प्रॉब्लम्स फर्स्ट लेवल में, फिर आपको क्या है, n-1 i का वैल्यूज हो सकता है, फिर आपने n-2 से c n-3 लिए। देखिए इससे आप हमेशा n-1 इंटू कर देंगे इससे, क्योंकि i के वैल्यूज n-1 हो सकते हैं। सारे कॉम्बिनेशन आप ले रहे हैं, सारे कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया फर्स्ट लेवल, ये हो गया सेकंड लेवल। फिर थर्ड लेवल में क्या हो सकता है, n-1 i का, फिर n-2 से आप c ले लिए n-4, फिर आपका n-1 चॉइसेस फॉर i, फिर आप n-2 से c n-5 ले लिए। फिर इसी तरह करते करते n-1 चॉइसेस से n-1 i का वैल्यूज, फिर n-2 से आप एक सेट बनाए जिसमें n-6 रहा। इसी तरह करते करते n-1 i के वैल्यूज के लिए n-2 से आप एक सेट बनाएंगे जिसमें 0 एलिमेंट रहेगा, जो आपका बेस कंडीशन, क्लियर है। ये है टोटल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम। इसको भी हम n-2 के फॉर्म में लिख देते हैं, इसको भी n-1 को n-2 के फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए ये हो गया n-1, फिर n-2 c, ये हो गया आपका n-2 लिख देते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 को हम इस तरह लिख दिए। सो देखिए n c r क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशंस का है सारे, ठीक है ना। फॉर्मूला सही लिखा हो ना मैं। अब n माइनस n c n-2 मैंने लिखा, ये लिखे हम। तो यहाँ पे क्या आएगा, n-2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल आपका क्या होता है, 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है। तो ये कैंसिल हो गया, 1, ये भी 1 हो गया, तो 1 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया। सो NCN इज इक्वल टू 1। अब ठीक है, अब NC0 क्या होगा, NC0, so n factorial, n minus r factorial is your n factorial only, and 0 factorial is your this n minus, देखिए आप क्या करेंगे, n minus 0 factorial तो n factorial हुआ ना, तो कैंसिल ये भी आएगा। तो NC0 भी आपका 1 है और NCN भी आपका 1 है। तो यहाँ पर भी NC0 जो है वो आपको 1 देगा, ठीक है, तो 1 देगा। अब देखिए आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, बाइनोमियल सीरीज पढ़े होंगे। बाइनोमियल सीरीज क्या कहते हैं आपको, देखिए, क्योंकि ये जो है ना, ये बाइनोमियल सीरीज ही है। देखिए n माइनस करके बाइनोमियल सीरीज ही है, बाइनोमियल सीरीज है। कैसे मैं बताता हूँ। तो आपका पहले बाइनोमियल सीरीज क्या होता है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ, वो आपको रिक्वायर्ड हो। बाइनोमियल सीरीज क्या होता है आपका, जैसे अगर a प्लस बी का पावर n है, तो ये समेसन होगा i इक्वल टू 0 टू n NCI, ठीक है, कॉम्बिनेशनली NCI। यहाँ आपका a हो जाएगा, a का पावर n माइनस आई होगा, और i का पावर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी b का पावर आपका i हो जाएगा, b का पावर आपका i, ये मैं बार बार ही गलत कर देता हूँ। सो b का पावर i हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका बाइनोमियल सीरीज। a प्लस बी का अगर पावर n है तो ये i का पावर 0 टू n तक जाएगा, NCI, a का पावर n माइनस 1, b का पावर i। अब देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, NC1 है, फिर यहाँ भी NC1 है, सब जगह NC1 है, तो NC1 को हम कॉमन ले लेते हैं। फिर ये क्या है, देखिए NC2 समेशन ही है ना,
आई इक्वल टू 0 से n-2 के लिए। देखिए मैं यहाँ 0 से n-2 के लिए जा रहा ना, 0 फिर 1 फिर 2, इस तरह जैसे n-2, n-3, n-4, तो n-0 से वो कहाँ जा रहा है, n-2 तक जा रहा है, n-2 तक जा रहा है। देखिए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं दूसरा स्लाइड में लिखूंगा, पहले ये समझाने के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ n-1 समेशन ऑफ k ले लेता हूँ, k 0 से n-2 तक जाएगा, और n-2 c, n-2 तो यहाँ पे है ही है, n-2 हमेशा है, बस ये वैल्यूज 0 से जा रहा है n-2 तक, 0 से जा रहा है n-2 तक। देखिए ये क्लियर है कि नहीं, ये क्लियर है कि नहीं बताइए। अब देखिए ये इस तरह, तो हम इसको लिख लेते हैं, दूसरे स्लाइड में लिख लेते हैं। तो आपको मिला n-1 सिग्मा k का पावर 0 टू n-2 c k, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बाइनोमियल क्या बता रहा था, यहाँ क्या होगा, यहाँ बता रहा था कि a होगा n का पावर n-, मैं अब इसको क्या कर रहा हूँ, देखिए ऐसा आपको आया था ना, मैं इसको बाइनोमियल के फॉर्म में लिखूंगा, मैं अब इसको बाइनोमियल के फॉर्म में लिखूंगा। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, n-1 कॉमन है, सिग्मा k का पावर 0 टू n-2 c k, 1 का पावर क्या था, n-2 माइनस के। देखिए यहाँ n-i था ना, n-i मैंने यहाँ पे n-2 k कर दिया, n-2 k कर दिया। फिर वहां क्या था b, मैं a b 1 समझ रहा हूँ यहाँ पे, फिर ये जो k है वो यहाँ आ जाएगा, ये जो वहाँ यहाँ आ जाएगा। ये देखिए मैं बाइनोमियल के फॉर्म में लिख दिया, यहाँ वहां क्या जा रहा था, k 0 से n पे जा रहा था, तो a प्लस b का पावर n था, मैंने ए बी को यहाँ 1 समझा। देखिए यहाँ क्या किया, सिग्मा मैंने यहाँ ले लिया k इक्वल टू 0 टू n-2 टू c k, a is your 1, n-2 माइनस k, एंड b is your 1, किसी का पावर कुछ भी रहेगा, 1 का पावर कुछ भी रहेगा 1 ही आएगा। okay, देखिए ये समझ में आ रहा, तो ये क्या होगा, इन दोनों का प्लस, 1 प्लस 1 का 2, 2 प्लस का पावर क्या है, यहाँ जो n है n-2, सो क्या हो गया 2 टू द पावर n-2, 2 टू द पावर n-1 is equal to 2 to the power n-2 by using binomial series। देखिए क्लियर है कि नहीं बताइएगा, ये क्लियर है कि नहीं बताइएगा। सो आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिक सब प्रॉब्लम आपको मिल गया n-1 इंटू 2 का पावर n-2। यहाँ लीडिंग टर्म क्या है, वीगो n। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, डाउट रहने से पूछ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है। चलिए सभी को क्लियर है, वेरी गुड। सो यहाँ पे आप इंटू करेंगे तो n इंटू 2 टू द पावर n-2 आया, फिर माइनस 2 टू पावर n-2 आया, तो ये तो नहीं है, फिर इसमें क्या होगा n इंटू, हाँ लीडिंग टर्म आपका हो गया n इंटू 2 टू पावर n। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिक सब प्रॉब्लम इज गोइंग टू योर n इंटू 2 पावर n इंटू 2। अब देखिए हम इसे वेरीफाई करेंगे कि ये सही है कि नहीं, इसे हम वेरीफाई करेंगे कि सही है कि नहीं। जब आपके पास n इक्वल टू 4 था, व्हेन n was equal to 4, यूनिक सब प्रॉब्लम हमें कितने मिले, यूनिक सब प्रॉब्लम हमें मिले, यूनिक सब प्रॉब्लम हमें मिले 12। सो हमारा फॉर्मूला है, देख लीजिए n-1 इंटू 2 टू द पावर n-2। देखिए जब आप वैल्यू दिया है एग्जैक्ट चाहिए तो ये यूज कीजिए, ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन, हमने आपको बार बार बताया एसिम्प्टोटिक नोटेशन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये एसिम्प्टोटिक वाइज है, एग्जैक्ट वैल्यू आपका ये n-1 इंटू 2 टू द पावर n-2। तो यहाँ 4-1, यहाँ 2 का पावर 4-2, तो ये 3 इंटू 2 टू द पावर 2 दैट इज 4, 3 इंटू 4 इज योर 12 भी आया। जब n इक्वल टू 5 रहेगा तो क्या होगा, देखिए कैसे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, सब प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। n-1 इंटू 2 टू द पावर n-2, सो यहाँ पे हो गया 4 इंटू 2 का पावर 3, in 5 minus 2 is your 3, so 2 to the 3 is 8, 8 4 8 16 24 32। देखिए कितना, 12 से डायरेक्ट 32 आ गया, 12 से डायरेक्टली 32। अब मैं बढ़ाता हूँ n इक्वल टू 6, कितना बड़ा नंबर है ये, देखिए 6। तो जब 6 रहेंगे तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू 2 टू द पावर n-2, तो ये हो गया 5, 5 इंटू 2 टू द पावर, ये हो गया 4, सो 5 इंटू क्या हो गया 16,
ये आपका 18 हो गया। देखिए कितना जल्दी जल्दी नंबर ये बढ़ रहा है, नंबर ऑफ यूनिक सब प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर मैं इसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी इंप्लीमेंट करते हैं तो यूनिक सब प्रॉब्लम्स इतना हो रहा है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जितना जो टेबल का साइज रहेगा वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू योर पीगो ऑफ n टू द पावर n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ये हो गया। अब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे जाएंगे। क्लियर है सभी को? अब हम लोग, आपको पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बॉटम अप अप्रोच में डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिक सब प्रॉब्लम इनटू टाइम टेकन टू सॉल्व यूनिक सब प्रॉब्लम। यहाँ टाइम कितना लगेगा कोई भी यूनिक सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। टोटल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम तो आपको पता है। अब किसी एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग सकता है? टोटल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम इनटू, थोड़ा आप लोग मेहनत कीजिए, क्या होगा बताइए। टाइम टेकन टू सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम क्या होगा? सो टोटल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम इज योर बीगो n टू द पावर 2n। ये क्या होगा बताइए? टाइम टेकन टू सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम, हर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगेगा? अब देखिए कैसे होगा। देखिए जब आपके पास यहाँ पे, आप इस प्रॉब्लम को देखिए, इसको देखिए। इस सब प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व कर रहे थे 2 का पावर 3, तो ये क्या था? n-1 था। फिर 2 से 3 गए, फिर 2 से 4 गए। देखिए 2 से 3 गए, फिर 2 से 4 गए, फिर 3 से 4, फिर 3 से 4 कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 से 4। तो ये एटमोस्ट क्या मैक्सिमम कितने चल जाएंगे? n-1 टाइम्स लग जाएगा, n-1 टाइम्स। देखिए यहाँ पे कितने सब प्रॉब्लम्स आपको लग रहे हैं। इधर से भी देखिए, इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको n-1 लगे, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, n-1 लग जाएगा आपको एक सब प्रॉब्लम को। इसको सॉल्व करने के लिए इधर भी जाना पड़ेगा, इधर भी जाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए इधर भी ये तो बड़े प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए इधर गए, फिर इधर गए, या इधर 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 गए। देखिए n-1 आपको लग सकता है मैक्सिमम, n-1। सो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें मैक्सिमम n-1 लग सकता है, तो हम उसे हम क्या ले लेते हैं? बिग ऑफ n। तो हमारा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हमारा हो गया, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा यहाँ पे हो गया बिग ऑफ n। सो दैट इज गोइंग टू योर बिग ऑफ n स्क्वायर टू द पावर n। ये हमारा हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर है सभी को? ये आपका कंप्लीट हो गया। आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता चल गया। कुछ चीजें हैं जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं, बस मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या है ना, इज ए एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है एनपी कंप्लीट, एनपी हार्ट्स, बस मैं बता दिया। आपके कॉलेज में रहते हैं तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इज ए एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। ठीक है, हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे उस पर डिटेल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखे कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी इंप्लीमेंट कर दी तो भी ये एक्सपोनेंशियल टाइम ले रहा है। आप जब ब्रूट फोर्स मेथड किए तो n फैक्टोरियल ले रहा था, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट किए तो n स्क्वायर टू द पावर n। तब भी इससे तो अच्छा है, एक्सपोनेंशियल है लेकिन तब भी इससे तो अच्छा है। ये तो हो गया फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा टर्म हो गया। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग करके भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम नहीं है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का अभी भी कोई एल्गोरिदम हमें पता नहीं है, और ये भी नहीं पता है कि इन फ्यूचर में कोई इससे अच्छा एल्गोरिदम कोई डिस्कवर करेगा कि नहीं। तो यहाँ हम लोग स्टक कर गए, इस एल्गोरिदम में जाके हम स्टक कर गए हैं कि इससे अच्छा कोई एल्गोरिदम होगा कि नहीं वो भी हमें नहीं पता है, और इससे अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमें नहीं पता है। ओवर दो इट इज एक्सपोनेंशियल दैट इट, बट देन इट इज फार बेटर देन फैक्टोरियल। ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग करके भी हम पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसीलिए ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम भी है। वो सब ठीक है, वो सब बात की बात है। एनपी कंप्लीट तो हमें पढ़ना नहीं है। तो ये हो गया आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम।